व्यू 360 में। पाकिस्तान के वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली हैदर जैदी से खुसूसी गुफ्तगू। पहले हमने अपने पोर्ट्स की कैपेसिटी और एफिशिएंसी को बढ़ाना है। रिवायती मीडिया के बाद अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सोशल मीडिया से भी नाला। और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमरीका में तालिब इल्मों का एहतजाज। अस्सलाम वालेकुम, वॉइस ऑफ अमेरिका के वाशिंगटन स्टूडियो में आप सबको खुशामदीद। व्यू 360 के साथ मैं हूँ सारा जमान। हम शुरू करेंगे वाशिंगटन से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप रिवायती न्यूज़ मीडिया को अक्सर जानिबदार और फेक न्यूज़ कहते हैं और अपने ख्यालात के इजहार के लिए ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी जानिबदारी का इल्ज़ाम आयद कर दिया है। सदर ट्रंप के मुताबिक इन प्लेटफॉर्म्स पर भी इजहार की आज़ादी की सूरत हाल तशवीशनाक है। तफसीलात के लिए हम चलेंगे इरम अब्बासी के पास। इरम, ये बताइए कि सदर डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी ट्वीट्स के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं, अब इन प्लेटफॉर्म से उनको क्या शिकायत है, क्यों नाराज़ है वो? जी बिल्कुल सारा, गुज़िश्ता रोज़ ही वाइट हाउस में जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो एक सहाफ़ी के जवाब में मिस्टर ट्रंप ने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ख़ासतौर पे ट्विटर और फेसबुक जो है वो रिपब्लिकन्स या क़दामत पसंद नज़रियात को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी से एक रोज़ पहले जो है उन्हीं के साथी अहम रिपब्लिकन डेविन न्यूनेस ने ट्विटर के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया है और उनका मौक़िफ़ ये है कि ट्विटर ने उनके ख़िलाफ़ जो इंसल्ट आई है ट्विटर पर उसको हवा देने में अपना किरदार अदा किया है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज ब्राज़ील के सदर जेयर बोल्सोनारो के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा कि वो ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए 100 मिलियन या 10 करोड़ से ज्यादा लोगों तक रसाई रखते हैं और वो इस तवज्जो का फायदा भी उठा रहे हैं। पॉलिटिकल एंड ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट्स फेसबुक और गूगल पर सियासी इश्तहारात की शफाफियत की खातिर तरबियत दी जाती है। उनके मुताबिक तमाम डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के मुकाबले में सदर ट्रंप के दोबारा इंतखाब की मुहिम के लिए गूगल और फेसबुक पर इश्तेहारात के लिए अब तक दुगनी रकम लगाई जा चुकी है। चीजें हो रही हैं, नाम हटाए जा रहे हैं, लोगों की रसाई मुश्किल हो रही है। आपने भी ऐसी शिकायत सुनी है और लग ये रहा है कि अगर वो कदामत पसंद नजरियात रखते हैं, अगर वो रिपब्लिकन हैं और वो किसी एक मखसूस गिरोह का हिस्सा हैं, तो उनके साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। मैंने ट्विटर और फेसबुक पे ऐसा होता बिल्कुल देखा है। इससे पहले सदर ट्रंप के सोशल मीडिया के डायरेक्टर डैन स्कैविनो ने फेसबुक पर एक गुस्से से भरा पैगाम लिखा कि आखिर फेसबुक ने उनके अपने अकाउंट पर उनका अपना ही बयान क्यों ब्लॉक किया है। इस मामले पर फेसबुक ने माजरत की कि एक ही तरह के मैसेजेस बार बार पोस्ट करने पर फेसबुक स्पैम के खदशे से इसे रोकने की कोशिश करता है, इसलिए उससे गलती हुई है। लेकिन सदर ट्रंप टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पर इल्जाम लगाते हैं कि वो बाएं बाजू की जमातों यानी डेमोक्रेट्स की साइड लेते हैं। The people are smart. लोग समझदार हैं, वो जानते हैं, उन्हें जो भी मालूमात मुहैया की जाती है वो उसे सुनते हैं और देखते हैं और फिर सही मालूमात की तरफ जाते हैं। ये बहुत बहुत खतरनाक सूरत हाल है, इसलिए मेरे ख्याल से मैं मुत्तफिक हूँ कि इसे गौर से देखना पड़ेगा। Has to be looked at very closely. अहम रिपब्लिकन रहनुमा डेविन न्यूनेस ने 2 दिन पहले ट्विटर और इसे इस्तेमाल करने वाले 3 अफराद पर हत्या के इज्जत का मुकदमा दर्ज करते हुए $250 मिलियन का मुतालबा किया है। सदर ट्रंप की टीम का हिस्सा रहने वाले मिस्टर डेविन का दावा है कि ट्विटर ने जानबूझकर उन फेक अकाउंट्स को ब्लॉक नहीं किया जिन्होंने उनकी तस्दीक की है। मैडम, आपकी रिपोर्ट हमने देखी। अब जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी वैल्यू ये है कि वो हर किसी को अपनी राय के इजहार का मौका देते हैं। कोई भी आके इस प्लेटफॉर्म पे कुछ भी कह सकता है। तो ये जो मुकदमा हुआ है, अब इसको किस तरह से देखा जा रहा है वाशिंगटन में और उसके बाहर? जी बिल्कुल सारा, इस मुकदमे से अमेरिका में ये बहस अब गर्म हो गई है कि क्या अगर आप सोशल मीडिया पर कंट्रोल करेंगे तो इससे शहरियों की जो आईनी हक है उसका इजहार आज़ादी का वो तो नहीं छीना जाएगा या इसको सिर्फ हरासमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और फिर साथ ही हम ये भी जानते हैं कि जाहिर है अमेरिकी सियासतदान को भी ये खदशा है कि क्या अगर इस हवाले से कोई लेजिस्लेशन होती है तो उसको ज़ाती या सियासी मकासद के लिए तो इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बहुत से अहम सवालात हैं। अब देखते हैं कि इस मुकदमे में क्या फैसला सामने आता है एंड वी एक्सपेक्ट कि काफ़ी अरसा लगेगा इसको इशू को रिजॉल्व होने में। इरम अब्बासी हमारे साथ थी कैपिटल हिल से। थैंक यू वेरी मच इरम। किसी भी मुल्क की बंदरगाहें मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर काम नहीं कर सकती। पाकिस्तान में कराची पोर्ट और बिन कासिम तक रसाई के हवाले से अक्सर शिकायत रहती हैं और इसके अलावा अभी तक रेलवे को भी इन पोर्ट से नहीं जोड़ा जा सका।
پاکستان کے وفاقی وزیر برائے بحری امور علی حیدر زیدی دنوں واشنگٹن میں ہیں. وائس آف امریکہ کے اسد اللہ خالد نے ان سے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ملک کی اہم بندرگاہوں کو پوری طرح استعمال کرنے کے لیے حکومت پاکستان کیا اقدامات کر رہی ہے اور پاکستان کے پاس نیٹو کی سپلائی کی واپسی کو ہینڈل کرنے کی کتنی صلاحیت ہے. نیا ٹریک ہم لے کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ پپری میں مارشلنگ یارڈ ہے تک وہاں تک وہ 40 سے 45 کلومیٹر ہے فرام دا پورٹ. سو جو بھی کنٹینر جو بھی ادھر ہم بنا دیں گے کارگو ایریا, تو ٹرین سے ٹریفک نکل جائے گا تاکہ ایز ہو جائے کراچی کے شہر. یہ اتنا بڑا کوئی پروجیکٹ نہیں ہے, 1.5-2 سال میں کمپلیٹ ہو سکتا ہے. وی آر کیپیبل آف ہینڈلنگ اٹ. آئی وانٹ ٹو اسٹیٹ اٹ آن دا ریکارڈ دیٹ وی آر کیپیبل. بٹوین پورٹ قاسم اینڈ KPT ویل ہینڈل دا کارگو, نو بگ ڈیل. گوادر سے بھی ہم ہینڈل کر سکتے ہیں. ڈیجیٹائزیشن آف دا پورٹس کچھ ہو رہا ہے اس پر؟ آئی ایم پشنگ اٹ انشاءاللہ, لیکن اندر کے انٹرنل چیلنجز بھی تو ہے نا. اٹ مے بی مائی پیٹ پروجیکٹ but it might not be pet project to a lot of people because digitization brings in what? Transparency. Human interaction کم ہوتا ہے تو ٹرانسپیرنسی بڑھ جاتی ہے, ایفیشنسی بڑھ جاتی ہے. پاکستان کا پوٹینشیل کتنا ہے بلو اکانومی کا؟ پہلے ہم نے اپنے پورٹس کی کیپیسٹی اور ایفیشنسی کو بڑھانا ہے, اس کے بعد پھر ہم ان چیزوں سے جو یہ گلوبل کانسیپٹ بلو اکانومی کے بن رہے ہیں then we can tap into them. گوادر پورٹ کتنی آپریشنل ہے؟ Gwadar port needs 2 things. Three things. Number 1, connectivity to the rest of the country, جو کہ ایک ایسٹ بے ایکسپریس وے بن رہی ہے. اس میں کچھ چیلنجز تھے لوکل فشرمین کے, وہ میں نے چائنیز گورنمنٹ سے درخواست کی ہے, ایمبیسڈر سے, کہ وہ ایڈریس کر دیں ذرا وہ, کیونکہ جس طرح وہ بنائی تھی انیشلی پلان ہوئی تھی, جو ہمارے ماہی گیر ہیں جو وہ صدیوں سے وہاں بیٹھے ان کا راستہ بند ہو رہا تھا ان کی ویسلز کا. تو ہم نے ان کو کہا ہے وائڈننگ, ایک جگہ سے جہاں وہ پانی کراس کرتی تو وائڈننگ آف دا انڈر سورٹ آف دا ٹنل فار دا شپس اینڈ فار دا بوٹس اینڈ تھوڑا ہائٹ کریں, تو وہ تھوڑا سا وہ کنیکٹ ہو جاتی ہے تو ایٹ لیسٹ وہ روڈ لنک سے پھر کنیکٹ ہو جائے گا. آئیڈیلی شوڈ آلسو گیٹ لنکڈ ود ریلوے ٹو دا ریسٹ آف دا کنٹری, ناردرن پاکستان. دوسرا گوادر میں امیجیٹلی ڈی سیل پلانٹ, جو کہ میں نہیں کر سکتا. میرا دیکھیں گوادر از GDA اینڈ GPA. GDA از گوادر ڈیولپمنٹ اتھارٹی, GPA is Gwadar Port Authority. Gwadar Port Authority is under me. Development Authority under the government of Balochistan ہے, پھر وہ پلاننگ ڈویژن اور CPEC اور سارا کچھ. تو پورٹ کے اندر جو پانی ہے وہ تو آ رہا ہے, بٹ ہمیں تو شہر میں بھی دینا ہے. بجلی آج تک آپ پروڈیوس نہیں کرتے, آپ ایران سے لے رہے ہیں بجلی, وہ بھی آپ کی نہیں ہے. تو گوادر میں آپ کو 2-3 چیزیں کرنی پڑیں گی. بٹ گوادر کے پورٹ کے سامنے سے 75-80% آف دا ورلڈز انرجی مووز ماؤتھ آف پرشین گلف. تو وہ جتنا پوٹینشیل وہاں ہے وہ تو جو کہتے ہیں نا گوادر از اے گیم چینجر, میں کہتا ہوں گوادر کین بی اے گیم چینجر اف یو پلیس اٹ پراپرلی. ٹارگٹ کیا تھا اب دورے کا اس کا اور کہاں تک اچیو ہوا؟ دیکھیں جی, میں آیا تھا سیرا ویک ایک ہوتا ہے کہ اٹس این انرجی کانفرنس ان ہیوسٹن, ون آف دا لارجسٹ. تو مجھے وہاں میں وہاں آیا تھا, ایک تو ایگزان موبل نے بھی دعوت دی تھی کیونکہ وہ they want to set up an energy LNG terminal in Pakistan. They are one of the few who want. So I meet everybody. More specifically Exxon وہاں ڈرلنگ کر رہا ہے ENI کے ساتھ پارٹنرشپ میں, آف شور ڈرلنگ ہو رہی ہے. یہ تھی وائس آف امریکہ کی خصوصی گفتگو پاکستان کے وفاقی وزیر برائے بحری امور سے. افغانستان میں امن کے لیے جہاں ایک طرف امریکہ اور طالبان مذاکرات کر رہے ہیں, وہیں اس معاملے پہ واشنگٹن اور کابل کے درمیان خلیج واضح ہو رہی ہے. وجہ ہے افغان مشیر برائے قومی سلامتی حمداللہ موہب کی مذاکراتی عمل پہ کڑی تنقید, جس کے بعد نہ صرف انہیں امریکی وزارت خارجہ طلب کیا گیا, بلکہ خبر رساں ادارے روئٹرز کے مطابق افغان صدر اشرف غنی کو اب یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے کہ امریکہ حمداللہ موہب سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا. حال ہی میں امریکہ کے دورے پہ آئے افغان مشیر برائے قومی سلامتی حمداللہ موہب نے امریکہ طالبان مذاکرات پر کھلے عام تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا تھا کہ امریکہ کے خصوصی مندوب زلمے خلیلزاد کے ذاتی عزائم ہیں, اور شاید وہ یہ مذاکرات اس لیے کر رہے ہیں تاکہ ایک عبوری حکومت قائم ہو جائے جس کے وہ وائس رائے ہوں. انہوں نے کہا کہ واشنگٹن شکست کا معاہدہ طے کر رہا ہے اور افغان حکومت کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے. امریکی وزارت خارجہ کے مطابق حمداللہ موہب کو طلب کر کے نہ صرف ان بیانات کو مسترد کیا گیا, بلکہ ان پر یہ بھی واضح کیا گیا کہ امریکی وزیر خارجہ پہ حملے تصور ہوں گے اگر سفیر خلیلزاد پہ کوئی حملے کیے گئے تو. اب واشنگٹن اور کابل کے تعلقات میں تلخی افغان امن عمل کو کیسے متاثر کر سکتی ہے, اسی بارے میں ہم بات کریں گے واشنگٹن کے تحقیقی ادارے US انسٹیٹیوٹ آف پیس سے منسلک تجزیہ کار جانی والٹ سے. جانی, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے.
The Afghans, particularly the Ghani government officials, have been very openly expressing their displeasure for a while on social media. And now he came to Washington and he expressed it quite openly. Calling Khalilzad a viceroy was almost akin to likening the US to the British colonial power. How do you see all of this situation? I think it's important to remember that it's not the United States preventing the Afghan government from being at the table in Qatar, it's the Taliban. And in fact, the main U.S. demand for years in these talks has been that the Taliban have to negotiate with the government and with other Afghans. And in fact, that is still the main demand. And what the current U.S. position is that while it might be possible to reach an understanding on a troop withdrawal, nothing will happen on that troop withdrawal until the Taliban not only talk to Kabul and other Afghans, but reach a serious political settlement with them. So I think that the incident last week was pretty unfortunate between two governments who do remain close partners. But some of the accusations against the United States, I think, were not well-founded. जॉनी वॉल्श कहते हैं कि जो सिचुएशन पैदा हुई हमदुल्ला मोहिब के बयानात और उसके बाद अमरीकी महकमा खारजा के रद्द-ए-अमल से वो एक बदकिस्मती है कि एक ऐसा वाक़या हुआ, लेकिन उन्होंने ये बताया कि अमरीका नहीं है जो अफ़गान हुकूमत को मुज़ाकरात की मेज़ पे आने से रोक रहा है, तालिबान है जो अफ़गान हुकूमत से बात नहीं करना चाहते। और अमरीका की स्टेटेड पोजीशन यही है कि तालिबान से मुज़ाकरात में जो भी तय होता है वो उस वक्त तक हतमी नहीं है, उस वक्त तक लागू नहीं हो सकता जब तक कि तालिबान जो हैं वो अफ़गान हुकूमत को भी मुज़ाकरात में शामिल ना करें, उनके साथ बराह रास्त बातचीत ना करें। और उनका ये कहना है जॉनी वॉल्श का कि हमदुल्ला मोहिब ने जो इल्ज़ामात आयद किए वो बड़ी हद तक बेबुनियाद हैं। जॉनी, Khalilzad also, Ambassador Khalilzad also met with the new Afghan ambassador Ruya Rahmani in Washington yesterday. What do you think both sides need to do to get past this episode? Well, I think first of all, it's positive that they are continuing to meet. This was an extraordinary diplomatic episode in some ways, but the relationship is still very strong between the two, and I think Ambassador Rahmani and Ambassador Khalilzad are adults and they can begin to work through this. I think the most important thing for the United States is to hold firm to the position with the Taliban that nothing on a troop withdrawal is going to happen until there is a serious political settlement that involves direct talks among the Afghans, including the government. That's vital, and I don't, frankly, see any sign that the U.S. is backing away from that. I think that Kabul would do well to seize this opportunity and try and steer these talks in a positive direction rather than trying to kill the talks. But what control does Kabul have? When you said that Kabul has, they should be steering these talks in a positive direction, what control, if any, do they have in these talks? Well, I think a few things. First of all, Ghani still has the ability to shape who talks to the Taliban once an intra-Afghan process begins, which really could be within weeks from now. Don't guarantee it. But if Ghani is willing to work with other Afghans to create a broadly representative delegation, then he can have a leading role in it. And second is that the U.S. is not going to make any concession on any internal Afghan issue without consulting closely with Ghani. Right. So it would be better if he were at the table, but there's a huge role for him to play if all sides are willing to be cooperative. सो जॉनी वॉल्श कहते हैं कि एक तो अच्छा हुआ कि एम्बेसडर खलीलजाद और अफगानिस्तान की जो नई एम्बेसडर हैं वाशिंगटन के लिए रोया रहमानी, उनके दरमियान बातचीत हुई। इससे ज़ाहिर ये होता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ताल्लुक है वाशिंगटन और काबुल के दरमियान वो मजबूत है, और अमेरिका की यही कोशिश है कि तालिबान जो हैं वो मुज़ाकरात करने पर आमादा हों अफगान हुकूमत के साथ। दूसरी जानिब बात ये भी है कि गनी हुकूमत को कभी अब ये जॉनी वॉल्श की नज़र में ये एक तरह से लायामल उनको ये इख्तियार करना चाहिए कि वो इन टॉक्स को कंट्रोल करें, लेकिन सवाल ये बनता है कि फिर कितना कंट्रोल है उनके पास। तो एक तो ये है कि सदर अशरफ गनी इस बात का फैसला कर सकते हैं कि अफगान हुकूमत की जानिब से या अफगान अवाम की जानिब से कौन अफराद हों जो तालिबान के साथ मुज़ाकरात करें, और दूसरा यही कि अमेरिका तालिबान को किसी किस्म की रियायत तब तक, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान के अंदरूनी उमूर के हवाले से तब तक कोई रियायत ना दे जब तक वो अफगान हुकूमत के साथ बातचीत नहीं करते। Johnny, last but not the least, we also have to talk about NATO members. Now, NATO is fighting side by side with American troops in Afghanistan. But when we look at these talks,
US and Ambassador Khalilzad are leading these talks, and reportedly NATO officials aren't quite happy about it. They're saying that if Qatari officials can be present, why can't NATO officials also be present in these talks? What's your take? So I've seen the reports that several individual NATO officials have expressed this frustration, one of them very publicly, perhaps after maybe drinking a little too much, according to the Reuters report. I've not detected signs that NATO as a whole or the key allies as individual countries are deeply concerned at this point. Okay. I think in a discussion of the actual potential withdrawal of troops, it is reasonable to keep the delegation small and for the U.S. to represent all of NATO while consulting closely with NATO allies. All right, and I know that Khalilzad has been in Brussels and other capitals. All right, in the thank future, though, I would just say, when it comes to more serious discussions about future assistance to Afghanistan, I absolutely expect that NATO will be directly involved. All right, thank you so much. Johnny Walsh with the US Institute of Peace was with us. और यहाँ पे जाने से पहले मैं अपने नाज़रीन को ये बताती चलूँ आप सबको कि जॉनी वॉल्श का ये कहना था कि नेटो के जो कुछ मेंबर्स हैं वो यकीनन इस बारे में फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं कि मुज़ाकरात को सिर्फ अमेरिका ही लीड कर रहा है, लेकिन जॉनी वॉल्श कहते हैं कि एक तो मुज़ाकरात ऐसी स्टेज पे हैं कि अभी छोटा डेलीगेशन ही बेहतर रहेगा, लेकिन आगे जाके जब बड़े मामलात डिस्कस होंगे तो इस बात पे कोई शक नहीं कि नेटो को भी उसमें शामिल किया जाएगा। न्यूजीलैंड के शहर क्राइस्ट चर्च की 2 मसाजिद पर हमले में हलाक होने वालों की तदफीन का आज आगाज हो गया। इस सिलसिले में आज एक बाप और बेटे को सुपुर्द खाक किया गया जो शाम की जंग से पनाह लेने के लिए न्यूजीलैंड में आबाद हुए थे। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डन ने ऐलान किया है कि हमले के मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए आइंदा जुम्मे की अजान मुल्क भर में सरकारी TV और रेडियो पर बराह रास्त नशर की जाएगी। वज़ीर आज़म ने जुम्मे को मसाजिद पर फायरिंग का 1 हफ्ता मुकम्मल होने के मौके पर मुल्क भर में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करने का भी ऐलान किया है। हर दौर के नौजवान माशरे में तब्दीली लाने के लिए किसी न किसी तहरीक का हिस्सा रहे हैं, चाहे वो 60 की दहाई में अमेरिका में स्याह फामों की सफ़ेद फामों से माशरती बराबरी का मुतालबा हो, या 80 की दहाई में जनूबी अफ्रीका में नस्ली बुनियादों पर होने वाला एहतजाज, या फिर 79 में चीन में जमहूरी निज़ाम के लिए कोशिशें। तालिब इल्म अहम मकासद के लिए आवाज़ उठाने से कभी पीछे नहीं हटे। इसी सिलसिले की ताज़ा तरीन कड़ी है माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होने वाले एहतजाज, जिनमें दुनिया भर के तालिब इल्म जोश खरोश से हिस्सा ले रहे हैं और अब ये तहरीक अमेरिका भी पहुँच गई है। मार्च की 15 तारीख को पूरी दुनिया में तालिब इल्मों ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर निकलकर मुजाहरे किए। मीडिया के मुख्तलिफ इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 100 मुमालिक में 15 लाख तालिब इल्मों ने इस एहतजाज में शिरकत की। अब वक्त आ गया है कि हम खामोश तमाशाई ना बने रहें। हमारी नस्ल बैनुल अक़वामी सतह पर कोई तब्दीली लाएगी। पैट्रिशिया मॉल्डन अमरीकी रियासत वर्जीनिया में वाक़े जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी में रिसर्च करती हैं। ये एक ऐसा मसला है जिसको बड़ों से ज्यादा नौजवान बेहतर तौर पर समझ सकते हैं और वो अपने मुस्तकबिल के बारे में ज्यादा फिक्रमंद भी हैं। सोशल मीडिया के असर की वजह से अब तमाम बड़े आज़म एक दूसरे से करीब भी आ गए हैं, तो राब्ते आसान हो गए हैं। हम ये साबित करना चाहते हैं कि हम नौजवान हैं और कम तजर्बा रखते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम बाखबर नहीं हैं। हमने भी तहकीक की है, हमें भी माहौलियात की फिक्र है और हम जानते हैं कि हम दुनिया को बदल देंगे। क्योंकि वर्क फोर्स में जाने वाली अगली नस्ल हमारी है, हम पब्लिक ऑफिस ज्वाइन करेंगे, इसलिए ये हमारे मुस्तकबिल का सवाल है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये मुहिम दूसरे मुल्कों की तरह अमेरिका में भी कायम रह पाएगी या नहीं? माहिरीन का ख्याल है कि ये पेशन गोई करना तो मुश्किल है, लेकिन इस वक्त इन तालिब इल्मों को डेमोक्रेटिक नुमाइंदा इल्हान उमर जैसी नुमाया शख्सियत की सपोर्ट हासिल हो रही है। मैं उन तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो आज अपने मुस्तकबिल की हिफाजत के लिए यहाँ आए हैं, और उन तमाम बड़ों की भी शुक्रगुजार हूँ जो इस बात की यकीन दहानी करने आए हैं कि ऐसा मुस्तकबिल मुमकिन हो। तालिब इल्मों की तरफ से होने वाले एहतजाज कोई नई बात नहीं। ये मुजाहरा मार्च फॉर आवर लाइव्स नामी उस एहतजाज से बहुत ज्यादा मुतासिर होकर शुरू किया गया है जिसमें तलबा ने असलहे के हुसूल से मुताल्लिक कवानीन को ज्यादा सख्त करने का मुतालबा किया था। पार्कलैंड के तालिब इल्म गैर मामूली मुकर्रर थे और उन्होंने बहुत मुनज़्ज़म तरीके से अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाई थी और एक मिसाल कायम की थी कि एहतजाज किस तरह करना चाहिए। साबिक सदारती नुमाइंदा हिलरी क्लिंटन
और हॉलीवुड के जाने माने फनकार लियोनार्डो डिकैप्रियो ने भी इन तालिब इल्मों के मकसद की हिमायत की है। अब सवाल ये उठता है कि ये तालिब इल्म जो वोट देने के भी अहल नहीं, क्या वाकई माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैनुल अक़वामी सियासत में कोई तब्दीली ला सकते हैं? मार्कस मियर गीलन के साथ सहर माजिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। रहने के लिए दुनिया के महंगे और सस्ते तरीन शहरों की नई सालाना फहरिस्त सामने आई है, जिसके मुताबिक पहले नंबर पे एक नहीं 3 शहर हैं। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट से मुंसलिक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के सालाना जायजे के मुताबिक सिंगापुर दुनिया का महंगा तरीन शहर है। उसी के साथ खड़ा है फ्रांस का दारुल हुकूमत पेरिस और चीन का खुद मुख्तार इलाका हांगकांग। इस सर्वे के लिए दुनिया के 133 शहरों में 160 अशिया की कीमतों का मुवाजना किया गया, जिनमें खुराक, ट्रांसपोर्ट, यूटिलिटी बिल्स और किराए शामिल हैं। कॉस्ट ऑफ लिविंग के एतबार से दुनिया का सस्ता तरीन शहर है वेनेजुएला का दारुल हुकूमत कराकस, जहां इन दिनों शदीद माली और सियासी बहरान जारी है। इसके बाद आता है जंग ज़दा मुल्क शाम का दारुल हुकूमत दमिश्क और तीसरे नंबर पर है उज़्बेकिस्तान का दारुल हुकूमत ताशकंद। इस फहरिस्त में पाकिस्तान का नाम भी है, क्योंकि कराची रहने के लिए दुनिया का 6ठा सस्ता तरीन शहर है। अगरचे वहाँ के बासियों की एक बड़ी तादाद तो महंगाई के बोझ तले दबी हुई है, बाकी दुनिया से जब कराची का मवाजना किया जाए तो एक मुख्तलिफ तस्वीर उभरती है। आप इससे मुत्तफिक हैं या नहीं, हमारे फेसबुक पेज पे आइए और इस गुफ्तगू का हिस्सा बनिए। और अब इस हफ्ते का टेक सेगमेंट। बहुत से नाबीना अफराद के लिए साज बजाना कोई मुश्किल काम नहीं, मुश्किल काम है ऑर्केस्ट्रा का हिस्सा बनना, क्योंकि म्यूजिक कंडक्टर के इशारे वो देख नहीं पाते। नाबीना मौसीकारों के लिए साज बनाने वाली कंपनी ने एक ऐसी छड़ी तैयार की है जिसके इशारे के साथ नाबीना अफराद भी सुर से सुर मिला सकते हैं। तो देखते हैं अच्छा टेक सेगमेंट। यहाँ ऑर्केस्ट्रा के सामने खड़े होकर एक छड़ी की हरकत की मदद से कंडक्टर मौसीकी की हदायत दे रही हैं और मौसीकार छड़ी के जरिए दी जाने वाली इन हदायत को देखकर धुनें तरतीब दे रहे हैं। लेकिन अभी बेकर जैसे मौसीकार जो नाबीना हैं, किस तरह इन हदायत पर अमल कर सकते हैं? तो मैं वायलिन बजाती रही हूँ और मैं दीगर मौसीकारों के आलात को सुनती हूँ और अंदाजा लगाती हूँ कि मैं कब वायलिन बजाऊं। ये कोई आइडियल सूरत हाल नहीं, क्योंकि अगर कोई धुन तेज बजानी पड़े तो मसला हो सकता है। ये छड़ी हैप्टिक बैटन कहलाती है, जो नाबीना मौसीकारों को लय परखने में मदद देती है। इसको बनाने वाले वहाकिन मातुसियन कहते हैं कि इसमें मौजूद सेंसर कंडक्टर की मामूली हरकत को भी महसूस कर सकते हैं। ये हाथ की हरकत को महसूस कर सकती है, ये जाविये और ऊंची नीची धुन को भी महसूस कर सकती है। इसके अलावा ये हाथों की तेज और हल्की हरकत को भी महसूस कर सकती है। ये मालूमात रेडियो सिग्नल की मदद से मौसीकारों की कलाई या टखने से बंधे आलों तक जाती हैं। ये मुख्तलिफ तरीकों से थरथराहट या आवाज पैदा करके मौसीकार को कंडक्टर की हदायत पहुंचाते हैं। ये टेक्नोलॉजी आपको कंडक्टर की हरकत पर अमल करने में मददगार होती है, जो कि बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब ये है कि मौसीकार और ऑर्केस्ट्रास के पास अब कोई बहाना नहीं होगा कि वो नाबीना मौसीकारों को काम पर न रखें। हैप्टिक बैटन को अभी मौसीकारों और एवन कैम्बल जैसे कंडक्टर्स पर टेस्ट किया जा रहा है। इसके इस्तेमाल और इससे पैदा होने वाले सिग्नल्स को महसूस करके आप खुद अपनी हरकत और इशारों को एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा वक्त नहीं लगता और मेरे ख्याल से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और मैं मौसीकी की हदायत देने का अपना नया स्टाइल बना लूंगा, वो स्टाइल जो देखने से ज्यादा महसूस करने वाला हो। That wasn't a visual conducting style, but was a sensory conducting style. मेटुसियन को उम्मीद है कि इनकी डिजाइन कंपनी ह्यूमन इंस्ट्रूमेंट्स आइंदा साल हैप्टिक बैटन मार्केट में पेश कर सकेगी। फेथ लेपेडिस के साथ वर्दा खलील, वॉइस ऑफ अमेरिका। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का व्यू 360। फीडबैक के लिए आइए facebook.com/VOA उर्दू के पेज पर और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। सारे ज़मान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।